हमारे पास डोमेन और रेंज। डोमेन हमारे पास होती है, डोमेन हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। अब ये भी है कि इनपुट्स हमारे पास वो रिलेशन भी हो सकता है, वो फंक्शन में, वो अलग से बात है। डोमेन हम कहते ही इनपुट्स को हैं। अगर हम अलग तरीके से बुक के लिहाज से देखें, जो मैट्रिक की बुक है उसमें लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ऐसे ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऐसे ऑर्डर पेयर्स होते हैं ए कामा बी सच देट ए से होगा और बी हमारा बी से होगा। तो इस किस्म के ऑर्डर पेयर्स की कलेक्शन को हम कहते हैं ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। फिर हम डिफ़ाइन करते हैं रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, हमारे पास सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो जितने इसमें एलिमेंट होंगे फिर उसके सबसेट बनेंगे, तो उनमें जो हर एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, उसको हम रिलेशन कहते हैं। जैसे सेट के सबसेट को हम सबसेट ही कहते हैं, और जब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है उसके जो सबसेट होते हैं ना, हम उनको कहते हैं ये हमारे रिलेशन से। ठीक है, तो रिलेशन यहाँ पे अगर हम डिफ़ाइन करूँ, वो भी ऐसी ए कामा बी होगा। तो यहाँ पे डोमेन हम इसको देख के अगर डिफ़ाइन करें तो वो होगी, जो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट है वो सारे डोमेन में आ जाएंगे, जो सेकंड प्लेस पे एलिमेंट वो सारे रेंज में आ जाएंगे। तो अगर थोड़ा अलग से हम इसको लिखें, हमारे पास है कि एक रिलेशन हम लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 1 2 2 3 1 3। ठीक है, फ़िलहाल ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन हमने नहीं लिखा ये सिर्फ एक रिलेशन हम लिख रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, तो अब इसमें अगर डोमेन देखें, इसकी जो डोमेन होगी वो हमारी डोमेन आ जाएगी 1 और 2, क्योंकि 1 दो रिपीट हो चुका है, ये हमारी डोमेन। अगर रेंज देखें तो रेंज हमारी होती है सेट ऑफ आउटपुट्स। आउटपुट्स हमारे पास कौन से आ रहे हैं, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 और 3। हालांकि ये एक रिलेशन है, ना कि ये फंक्शन है। फंक्शन के लिए फिर कंडीशन हमारे पास होती है, वो अलग से है। फ़िलहाल हम डोमेन नहीं देख रहे हैं, तो डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। अगर इस ऑर्डर पेयर को देखें तो इन सब में जो पहली प्लेस पे जो भी एलिमेंट आएंगे वो हमारे डोमेन के सेट में आ जाएंगे। सिमिलरली जो सेकंड प्लेस में होंगे वो हमारी रेंज में आ जाएंगे। तो इनको कहते हैं हम डोमेन और रेंज। एक और टर्म होता है कोड डोमेन, थोड़ा यूज़ होता है ख़ास करके इंजीनियरिंग के लिए, मतलब इंटर में है वैसे। कोड डोमेन का वर्ड वैसे तो सिंपल है कि एक फंक्शन हम डिफ़ाइन करते हैं ना, एक फंक्शन हम डिफ़ाइन करते हैं। अ, हम फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं जो कहते हैं हमारा फंक्शन है ए से लेके बी तक। तो जो ए होता है वो हमारे इनपुट्स होते हैं, और बी जो है वो हमारे आउटपुट का सेट है, मगर पॉसिबल आउटकम आउटपुट्स जो पॉसिबल आ सकते हैं। लाजमन नहीं है कि ये इनमें से आएँ, मतलब ये सारे आएँ, इनमें से आ सकते हैं, कभी कभी ये पूरे आ सकते हैं। तो कोड डोमेन हम कहते हैं बी को, ए को हम कहते हैं डोमेन। जो फिर एफ ऑफ ए होगा, यानी जो हमारा फंक्शन आउटपुट देगा इस ए के लिहाज से, वो हमारी हो जाएगी, फिर हम उसको कहते हैं रेंज। ठीक है, जिसको हम सेट ऑफ इमेजेस भी कहते हैं, इसका अलग से एक नाम है। अगर हमारे पास है एफ ऑफ एक्स से, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है x² + 2। ठीक है, तो हम कहते हैं एफ ऑफ 1 क्या होगा, वो हो जाएगा 1 पुट करें 1 का स्क्वायर + 2, ये हो जाएगा 3। फिर एफ ऑफ 2 क्या होगा, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 हो जाएगा। तो ये जो है ये इमेजेस हैं, यानी 1 और 2 पे जो 3 और 6 आए हैं, तो डोमेन के एलिमेंट 1 2 हैं और रेंज के एलिमेंट जो है 3 6 हैं। हालांकि अगर फंक्शन x² है तो लाजमन ये डिफ़ाइन होगा कि रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक है या नेचुरल से लेकर रियल तक है, वो कंडीशन लाजमन होती है। तो ये फंक्शन ऐसे ही डिफ़ाइन नहीं होता, ज़रूर कोई ना कोई सेट इस तरीके से डिफ़ाइन होंगे। कोई ए सेट होगा, कोई बी सेट होगा, फिर हमारे पास वहाँ पे एक फ़ंक्शन डिफ़ाइंड होगा। ठीक है, तो डोमेन सिंपल है कि सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, रेंज है सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, या जिसको कह सकते हैं हम सेट ऑफ इमेजेस। तो लॉगरिथम हमारे पास अब न्यू टॉपिक है, लॉगरिथम। ठीक है, तो लॉगरिथम का मेन ये है कि हम ज़्यादातर हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, मगर हमें पहले इसके लॉज पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम पहली जो टॉपिक इसमें होती है लॉगरिथम। वैसे तो अगर थोड़ा और पीछे चलें, अगर मैट्रिक के लिहाज से, वहाँ पे पहले हम डिफ़ाइन करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल a⁴x से इज़ इक्वल टू फॉर एग्ज़ाम्पल 2। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसको लॉगरिथम में लिखें तो कैसे लिखेंगे, log 2 to the a इज़ इक्वल टू x। तो ये फॉर्म होती है हम
एक्सपोनेंट से लॉगरिथमिक फॉर्म हम इसको कहते हैं, यानी कन्वर्जन कहते हैं। एक्सपोनेंट फंक्शन हमारे पास गिवन हो, उसको लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करें। सिमिलरली अगर हमारे पास लॉगरिथम में कोई चीज़ गिवन है, 2 to the x इज़ इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 4 है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 4। ये तो हो गया फॉर्मल, मगर जो मेरा तरीका होता है वो मैं ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि हम जो लॉग लिखते हैं ना, एक्चुअल में वो लॉग ऐसे होता है लॉग, और यहाँ पे इसकी जगह होती है बेस की। यहाँ पे हम जो अंदर होता है लॉगरिथम के, हम उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। और जो बराबर होता है वो हमारे पास वैल्यू आता है। तो ये एक जनरल फॉर्म होती है लॉगरिथम की, ठीक है। तो लॉग ऑफ आर्ग्यूमेंट विथ बेस सम बेस इज इक्वल टू वैल्यू। जैसे हम अगर एग्जांपल लें तो ये होगा लॉग 2 to the 9 इज इक्वल टू, ठीक है, हो सकता है 9 2 to 9। अब ये जो भी वैल्यू आएगा हम उसको एक्स लिखें फ़िलहाल, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमारे पास ये एक्सपोनेंट फॉर्म में हो जाएगा आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट जो है हमारा वो बराबर हो जाएगा इसी बेस पे पावर में आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो बेस की पावर हो जाएगी वैल्यू। अब इसको अगर इसी को ही मैं कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 9 इज़ इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है। तो वो वैल्यू कुछ भी x की आ सकती है। अगर थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करें ताकि हमारे पास कोई आंसर एग्जैक्टली आए, तो हम इसको 3 करते हैं तो ये भी 3 हो जाएगा। अब देखें, इसको हम लिख सकते हैं ये 3 का स्क्वायर है और ये 3 की पावर x है। तो एक प्रॉपर्टी होती है, अगर बेस सेम है तो पावर भी बराबर होंगे। तो पावर से, क्योंकि बेस सेम 3 3 है, तो बेस सेम है 3 3, तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2। तो हम इसको सॉल्व भी करते हैं, मैट्रिक की मैथमेटिक्स में है ये लॉगरिथम, क्योंकि इंट्रोड्यूस वहाँ पे है, तो वहाँ पे ऐसे सवाल हैं 3.1 में कि हम लॉगरिथम टू एक्सपोनेंट लिखें, एक्सपोनेंट टू लॉगरिथम लिखें। फिर हम जो है ना वहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि 3 चीज़ें हैं, बेस है, आर्ग्यूमेंट है, वैल्यू है, इन 3 में से हमेशा 2 दे के एक हमें फाइंड करने के लिए कहेंगे। तो हमें इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास ये होता है, हम इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व कर दें, क्योंकि हम फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं। क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स 8th में 7th में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं, वहाँ पे लॉगरिथम नहीं होता। तो इस वजह से हम लॉगरिथम डिफ़ाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सिर्फ इसको डेफिनेशन के लिहाज से देखा है कि इसका फॉर्म क्या होता है, उसको थोड़ा सॉल्व कैसे करते हैं। अब हमारे पास जो है वो जो इसकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है वो हर जगह पे यूज़ होती है, वो है लॉज लॉज ऑफ लॉग। अब लॉगरिथम में पूरा लिखने की वजह से लॉग लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लॉज हमारे पास इसके 3 4 हैं। एक तो हमारे पास है लॉग प्रोडक्ट का, यानी लॉग ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे भले बेस कोई ना कोई ए है, एक्स वाई इज इक्वल हो जाएगा लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई, ठीक है। तो यहाँ जगह थोड़ी हो गई, तो लॉग वाई। सिमिलरली अगर लॉग हमारे पास है एक्स डिवाइडेड बाय वाई, यहाँ पे बेस ए ही है, तो ये हो जाएगा लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए, अगेन यहाँ जगह वही होगी, तो ए वाई। तो इसको मैं कैसे पढ़ता हूँ, या फिर वैसे फॉर्मल पढ़ना भी ऐसे चाहिए कि लॉग ऑफ द प्रोडक्ट इज़ द सम ऑफ द लॉग। फिर हमारे पास है लॉग ऑफ द कोशंट इज़ द कोशंट ऑफ द लॉग। सॉरी, हाँ, रिपीट करते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जो इसकी लॉग की हैं, लॉज जिसको कहते हैं हम, तो लॉग ऑफ एक्स वाई, तो यानी दो अगर नंबर्स हमारे पास मल्टीप्लाई में हैं उनका लॉग ले रहे हैं, तो ये लॉग उनका सम हो जाएगा, यानी लॉग ए एक्स हो जाएगा प्लस लॉग ए वाई होगा। सिमिलरली अगर लॉग ऑफ ए टू द एक्स अपॉन वाई है तो ये हो जाएगा लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई। इसको पढ़ते हैं लॉग ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट हो रही है और यहाँ पे सम आ गया। फिर सिमिलरली यहाँ पे कोशंट है यानी डिवीजन है, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ गई। और एक रूल होता है इसका अलग से, लॉग ए एक्स की पावर मैं एम कहता हूँ, ठीक है। तो ये क्या प्रॉपर्टी होती है, एम आगे आ जाता है, लॉग ए एक्स, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टी क्या है कि जो पावर होगा किसी आर्ग्यूमेंट पे, वो आगे लेफ़्ट साइड पे आके अगेन हम फिर लॉग फाइंड करेंगे। लास्ट होता है इसमें एक और कि लॉग ऑफ
ए टू द ए, यानी जब आर्ग्यूमेंट और बेस बराबर हों तो ये 1 होगा। फिर हम कहते हैं log ए टू द 1, यानी जहाँ बेस ए हो और यहाँ आर्ग्यूमेंट 1 हो तो ये 0 होगा। तो इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा हो ये लगाते हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ये हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिथम है। तो 4 हैं, पांचवा हमारे पास चेंज ऑफ बेस होता है। ठीक है, फ़िलहाल जो है यहाँ पे ये 4 ही हैं जो हमने लिखे हैं। तो लॉग ऑफ द प्रोडक्ट है, दूसरा लॉग ऑफ द क्वोशंट है, फिर लॉग ऑफ द पावर है किसी का, फिर लॉग ए है और लॉग ए टू द 1 है। अब ए का मतलब क्या है, जैसे लॉग 2 हुआ, 4 हुआ तो हमेशा वो 1 होगा। और बेस कुछ भी हो, अगर आर्ग्यूमेंट में 1 आ गया तो ये 0 होगा। ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो एक और चीज़ है जो डिस्कस करने की ज़रूरत है इसमें, कि जो मैं अभी सोच रहा था कि ये है कि लॉग अगर हमारे पास पहले से ही है ना, लॉग है फॉर एग्ज़ाम्पल लॉग ए टू द बी है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ होता है ऐसे के सवाल होते हैं जहाँ पे हम इसका लॉग तो फाइंड करना चाहते हैं मगर होता मुश्किल है हमें, क्योंकि वहाँ पे बेस जो है ना वो कैलकुलेटर पे नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इस बेस को चेंज करने के लिए हम कहते हैं लॉग में कोई अपना सा बेस इंट्रोड्यूस न्यू सी कर दिया, फिर हम इसका लॉग लेंगे इस सी के साथ, फिर जो न्यू बेस लिया है उसका प्रीवियस बेस के साथ। तो इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस। हुआ क्या इसमें कि हमने बेस चेंज किया, न्यू बेस इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस। थोड़ा दोबारा देख लें तो इसमें क्या है, log ए टू द बी था तो हमने सी इंट्रोड्यूस किया है, सी टू द बी हो जाएगा और सी टू द ए हो जाएगा। एक और इसका फॉर्म होता है जब हम कहते हैं नहीं, आपका जो ए बी है ना ये रहे ए बी मगर इन दोनों की जगह चेंज हो जाए। तो इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि log ए बी है, अगर मैं ये कहूँ नहीं जो सी है ना वो सी नया ना हो, वो हमारा पुराना बी हो, तो यहाँ बी टू द बी हो जाएगा और यहाँ log बी टू द ए हो जाएगा। अब क्योंकि बी टू द बी हमारे पास पता है हमें 1 हो जाता है और ये log बी टू द ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं कि कभी कभी हमारे पास जो है ना ये यूज़ होता है कि अब ज़्यादातर जो हम ये यूज़ करते हैं मोस्टली कुछ बुक्स में जहाँ पे देखें, अगर कहीं पे log चेंज ऑफ बेसिक ये भी यूज़ होता है। ये जनरल है, ये ऊपर वाला जनरल है, ये इसका पर्टिकुलर केस है। हम कहते हैं नहीं कि जो इसका एग्जांपल लिखते हैं क्लियर होगा। अगर हमें मिला हुआ है log ऑफ 4 to the 16, ठीक है, अब 4 to the 16 थोड़ा ठीक है चेंज करते हैं इसको, हम 16 to the 4 करते हैं। अब क्योंकि 4 to the 16 का हो जाता, अब 16 to the 4 नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लगाना पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे 1/log 4 to the 16। अगर हम अब लिखें इसको 1/log 4, अब ये क्योंकि 16 हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है तो हम इसको इससे लिख सकते हैं अगेन 1/, अगर क्योंकि पावर है फिर पावर वाला लगाएं log की प्रॉपर्टी तो 2 आगे आ जाएगा, log 4 to the 4 हो जाएगा। अब हमें पता है log 4 to the 4 ये 1 होगा, तो ये इसका आंसर इस वजह से 1/2 आ जाएगा। तो ये कब होता है, जब हमारे पास बेस ज़्यादा होता है और आर्ग्यूमेंट कम होता है तो हम हमेशा ये यूज़ करते हैं चेंज ऑफ बेस। हाँ, ये भी हो सकता है। इसकी और एक मेन एप्लीकेशन है, अगर आपके पास मोबाइल है या कैलकुलेटर भी है ना साइंटिफिक, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर जो न्यू आते हैं उसमें हम बेस इनपुट भी देते हैं। मगर जो पुराने हैं या कुछ ऐसे कैलकुलेटर होते हैं जहाँ पे हमारे पास जहाँ मोबाइल वाली हमें अगर देखें तो मोबाइल में कैलकुलेटर जो होता है वहाँ पे बेस 10 वो लेता है। तो हमें अगर फाइंड करना है log 3 to the 4 हम नहीं फाइंड कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, log बेस 10 दे के 4 log बेस 10 दे के 3 करेंगे। तो इनको क्योंकि ये हमें हमारे पास ये कैलकुलेटर में ऊपर वाला भी होगा नीचे वाला भी होगा, इन दोनों को फिर डिवाइड करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो कैलकुलेटर हमें log 3 to the 4 की वैल्यू डायरेक्टली नहीं देगा, तो हम log 4 डिवाइड बाय log 3 करेंगे। अब ये नोटेशन होती है कि जब आपके पास log 10 हो ना तो कैलकुलेटर उसको log ही कहता है बस, यानी एक से तो यहाँ एक से कुछ ही, तो यहाँ से 10 ना लिखें कोई इशू नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है कैलकुलेटर में है ही एक बेस।
हम पढ़ते हैं डिफरेंट बेस पढ़ते हैं कि कैलकुलेटर के लिए एक ही बेस है, तो इसमें जैसे वो सिर्फ लॉग लिखते हैं। एक और होती है जब हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, जब बेस ई हो जाए तो हम इसको सिर्फ एल कहते हैं, यानी नेचुरल लॉगरिथम के लिए एल यूज़ होता है। तो ये नोटेशन है इनकी। जब कॉमन लॉगरिथम हो यानी बेस 10 हो तो हम सिर्फ लॉग लिखते हैं। और जो एडिशनल मैथमेटिक्स बुक सखर आई में पढ़ाई जाती है, हो सो की है, चाइनीज़ की है मगर आईबी में पढ़ाई जाती है, टीएचपी और एनटीएचपी में। तो उसमें भी ये उसमें तो एलजी लिखते हैं वो, जब बेस 10 हो तो डायरेक्टली एलजी लिख लेते हैं। तो थोड़ा नोटेशन के लिए यहाँ पे तो इन्होंने लॉग लिखते हैं ना, वहाँ पे एलजी लिख लेते हैं वो। तो वो शॉर्ट फॉर्म है इसके लिखने की। क्लियर है? यस सर। अच्छा, लॉगरिथम के लिए थोड़ा आगे जाएं हम, अगर हम थोड़ी जो कर रहे थे शुरू में एक्सपोनेंट से, हम जो हमारे एमसीक्यूज आएंगे ना वो किस्म किस्म के आएंगे। वो ऐसे देते हैं कि लॉग अगर आपके पास 4 to the x फॉर एग्ज़ाम्पल 3 है, तो इसकी वैल्यू एक्सपोनेंट में चेंज करें तो ये हो जाएगा x = 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 होता है 64। तो ऐसे भी हो सकता है। या फिर ऐसे हो लॉग, जहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट पूछ रहा था, कहीं भी ऐसा कुछ हो सकता है कि यहाँ पे एक्स हो, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 25 है, यहाँ पे इन्होंने दे दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दे दिया है। तो ये क्या होगा, इसको फिर अगेन एक्सपोनेंट में लिखें, ये होगा 25 = x⁻²। और हमें पता है 25 क्या है एक्चुअल में, 5 का स्क्वायर है, तो ये भी x का स्क्वायर है। तो क्योंकि पावर सेम है तो फिर अगेन बेस सेम होगी, तो यहाँ से x = 5 आ जाएगा। इस केस में हमने बेस फाइंड किया, ऊपर वाले केस में हमने आर्ग्यूमेंट फाइंड किया। और जो डायरेक्टली होता है वो तो हमारे पास ये सिंपल होते हैं, log of 3 to the फॉर एग्ज़ाम्पल 64 = अच्छा 3 नहीं लिखते हम, बेस इसको 4 कर देते हैं, x है ये, जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको भी वैसे ही लिखें, 64 = 4 की पावर x। और हमें पता है 64 एक्चुअल में 4 की पावर 3 होती है, और ये 4 की पावर x है, तो अगेन x = 3 आ जाएगा। अब ये मैं फ़िलहाल मैं सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये नहीं होता कि हमेशा ऐसे ही सवाल हों, थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। जो हमने एडिशनल मैथमेटिक्स में देखे हैं वो थोड़े टफ होते हैं, तो उनमें से उस किस्म के आ सकते हैं जहाँ पे ऐसे कुछ हो, log ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल 1/25 यहाँ x हो = फॉर एग्ज़ाम्पल 2 हो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/25 x⁻²। अब 25 तो नीचे है, अगर ऊपर करके लिखेंगे या फिर हम इसको थोड़ा ऐसे लिखें, ये हमारे पास 5 का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है। अब यहाँ पे इशू क्या है, ये 5 का स्क्वायर हो गया है, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसको ऊपर लिखें, 5 की पावर -2 होगी, यहाँ x⁻² होगी। अब हम एक चीज़ देखें, ये नहीं है कि पावर सेम है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 है, यहाँ माइनस है, तो ना बेस सेम है ना पावर सेम है ना बेस सेम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये रेडिकल पावर 4 हो जाएगी, हमें स्क्वायर ख़त्म करना है, तो रेडिकल अप्लाई करें तो ये हो जाएगा √5 की पावर -2, जो कि अगर इसको ही अगर अप्लाई करते हम डायरेक्टली इस पर, तो इस पर भी आ सकता था, यहाँ कितना आता, 1/5, 1 का रेडिकल 1, 5 का 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेडिकल करें तो ये कैंसिल होगा। तो एक तरीका ये है करने का, और वो भी तरीका ठीक था, मगर मतलब मैं कहने का मकसद क्या है, इसमें सवाल ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे हम हमारे पास जो एक्स है ना वो फ्रैक्शन में आए। तो मैंने फ़िलहाल 3 क्वेश्चन जो किए थे उनमें मैंने इंटीजर्स लिए थे, तो कुछ हो सकते हैं जहाँ पे फ्रैक्शन में आंसर आ सकता है, तो वो इशू नहीं है। हाँ, इसकी कंडीशन छोड़ो, मैं डिस्कस कर लूँ ताकि सर एमसीक्यू। उसका एक क्वेश्चन क्यों करा हुआ किसका? फ्रिक्शन वाले का? किस चीज़ का? फ्रिक्शन वाले का सर। अच्छा हाँ, फ्रैक्शन वाले का मैं करता हूँ, मैं ये ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन वाले का मैं मतलब मैंने तो अभी बुक मेरे पास नहीं है, मैंने ऐसे ही ये भी क्वेश्चन उठाया था, तो मैं एक और ऐसे ही लिखता हूँ, शायद उसका फ्रैक्शन आ जाए। तो एक लिखते हैं एक्स, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं क्योंकि बनाना है मुझे, तो ये 2 लिख के
अच्छा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 16/9। तो ये क्या हो जाएगा, 16/9 इज इक्वल टू एक्स की पावर 2। ठीक है, तो अगर यस सर। 16/9 देखें तो एक्चुअल में क्या है, 4/3 का स्क्वायर है, और ये एक्स का स्क्वायर है। अब बेस पावर सेम है तो बेस भी सेम होंगे, तो एक्स इज इक्वल टू 4/3। तो इस किस्म के हो सकते हैं डायरेक्टली। तो मेन मकसद इसमें यही है, इन सब में एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें डायरेक्टली, आपके पास लग जाएंगे रूल्स आपके पास। या तो एक्सपोनेंट के बेस सेम वाला लगेगा या पावर सेम वाला लग जाएगा, कोई भी लग सकता है इनमें से। क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक और चीज़ जो मेन में रह गई है वो ये इम्पोर्टेंट है, जो मैं कह रहा था ना, log ए बी इज इक्वल टू एक्स। तो इसमें कंडीशन आती हैं कि ये log जो है ना डिफ़ाइन कब होगा। ऑप्शन हो सकते हैं कि ए क्या है, बी क्या है। तो ये डिफ़ाइन log कब होता है, यानी मैं कहूँगा log इज़ डिफ़ाइंड, यानी ऐसे ही डिफ़ाइन नहीं होता log। तो इसके लिए कंडीशन होती हैं, वैसे तो पहले एक्सपोनेंट में कंडीशन आती है तभी इसमें आती है, तो बात वही है। तो ए पे कंडीशन होती है, ए जो है ना हमेशा या तो वो पॉजिटिव होगा, और वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। ये मतलब 1 से बड़ा की ज़्यादा कंडीशन नहीं होती, मगर हम कहते हैं ए 1 ना होगा कभी भी। ठीक है, ना ही ये 1 होगा, ना ही ये नेगेटिव होगा कभी। सिमिलरली बी पे भी यही कंडीशन है, बी हमारे पास हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आता है। बी क्या है, आर्ग्यूमेंट है। तो वैल्यू जो है ना, मतलब हमेशा क्या है हमारे पास, बी की जो इनपुट है, लॉगरिथम की इनपुट है, वो हमेशा नेगेटिव नहीं होती। हाँ, 0 1 के दरमियान हो, 0 से हमेशा बड़े नंबर हो, भले 1 भी हो, कोई इशू नहीं है। मतलब मेन केस ये होता है कि बी, और जो एक्स है वो हमेशा वो रियल नंबर आता है, एक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि एक्स वैल्यू है। ठीक है, तो ए आपके पास कंडीशन एक ही हो सकती है, ग्रेटर देन ज़ीरो हो, या ए इक्वल टू, ए डज नॉट इक्वल टू 1, मतलब यानी ग्रेटर देन ज़ीरो तो हो, मगर ग्रेटर देन ज़ीरो में आपके पास 1 आ जाता है, तो 1 भी ना हो, ये भी रिस्ट्रिक्शन है इस पर। ठीक है, और जब बेस 1 हो, या सॉरी आर्ग्यूमेंट जब 1 हो, यानी बी की वैल्यू 1 हो जाती है ना, तो log A to the 1 हमेशा 0 आएगा। ये हमने पहले रूल में ही देख लिया है। ठीक है, तो ये कंडीशन इस पर होती हैं। सिमिलर कंडीशन आपके पास है, जैसे ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, तो इसमें भी होती है कि जो पावर होता है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी, पावर आपके पास भले कुछ भी हो, जो ए है ना वो आपका ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, और ये कभी 1 भी ना हो, क्योंकि 1 हुआ तो कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं होगी इस केस में। ठीक है, 1 होगा ना, इस इशू क्या है, 1 पावर एक्स हो जाएगा, 1 पावर एक्स हमें 1 ही मिलता है, तो वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब एक्स हमें भले चेंज करें, ये 1 रहता है, 1 ही होगा हमेशा। तो इस वजह से इसमें ये चीज़ है कि हमारे पास A 1 नहीं होगा, और होगा हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, और y जो है वह हमारे पास, y क्या है, y हमारे पास इस केस में वैल्यू नहीं है, इस केस में हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू हो, तो y भी हमेशा हमें पॉजिटिव मिलेगी, ये कभी नेगेटिव नहीं मिलेगी कभी भी। y हमेशा कभी भी हमें नेगेटिव नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका एग्जांपल सिंपल है। अगर मैं 2 की पावर 4 लूँ, या 2 की पावर -4 लूँ, तो ये डायरेक्टली 16 होगा, ये 1/16 होगा, हालांकि दोनों पॉजिटिव ही हैं। तो ये कभी भी नेगेटिव एक्सपोनेंट कभी भी नहीं आता। ठीक है, तो एक्सपोनेंट की ये खासियत है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। हाँ, लॉगरिथम देता है नेगेटिव, जब नंबर 0 1 के दरमियान हो। तो ये भी सवाल हो सकता है कि लॉग, मतलब फॉर वाट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट द लॉग इज़ नेगेटिव, तो हम कहेंगे, यानी इसका ऐसे लिखा होगा कि जैसे लॉग ए बी इज इक्वल टू एक्स, तो ये कह सकते हैं फॉर वाट वैल्यू ऑफ बी द लॉगरिथम इज़ नेगेटिव, या एक्स इज़ नेगेटिव। तो इसमें कंडीशन क्या होगी, जब आपका बी 0 और 1 के दरमियान हो। जब भी 0 1 के दरमियान होता है आपका बी, तो हमेशा लॉगरिथम आपके पास नेगेटिव आता है। क्यों आता है, इसकी वैल्यू इस वजह से है क्योंकि इसका ग्राफ होता है, क्योंकि 1 पे ये 0 आता है हमारा, और 0 से कम, 1 से कम नंबर अप्लाई करें, और 0 के दरमियान, तो ये ग्राफ ऐसे आएंगे, और ये ग्राफ ऐसे जाएगा, तो ये ग्राफ इसका है लॉगरिथम का। ठीक है, और एक्सपोनेंट का थोड़ा यही होता है कि 0 पे वो 1 देता है, उसका ग्राफ इस किस्म का होता है, ये सॉरी ये e पावर -x का है, ये वाला। ठीक है,
एक और होता है ग्राफ ये वाला, तो ये है आपका ई पावर एक्स का। तो इसको इसमें थोड़ा सा देखें तो इसमें एक लाइन है ये सीधी, इसके अलॉन्ग ये सिमेट्री होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के असल में ये इन्वर्स होते हैं। ये भी हो सकता है सवाल कि लॉगरिथम एक फंक्शन इज़ द इन्वर्स ऑफ विच फंक्शन। तो ऑप्शन में लॉगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बाकी फंक्शन है, तो हमेशा वहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। यानी एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम का फंक्शन है, लॉगरिथम एक्सपोनेंट का फंक्शन है। ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं एक्चुअल में। ठीक है। यस तो सर। जो लॉगरिथम की ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप मैट्रिक क्लास 10 की चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे, 3.12, अब आपके वो सवाल हो जाएंगे। थोड़ा आप उनको ट्राई करें ताकि आपकी क्लियर हो जाए, क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए वो अच्छे सवाल हैं वहाँ पे, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ उनको। तो इनमें ठीक ठाक सवाल हैं, जो रूल्स को प्रैक्टिस के लिए भी हैं और जो वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने कहा है वो भी हैं कंडीशन सारी। ठीक है, थैंक यू।